हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टारेसिस विजन। हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एज पर। यस, मॉडर्न एज, द एज ऑफ एंजाइटी, जिसको लेकर के हम बातें करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने आपसे बात की टाइम लाइन को लेकर के कि किस तरीके से 1901 से स्टार्ट होकर के या 1899 से स्टार्ट होकर के कौन कौन से ऐसे मेजर इंसिडेंट्स या किताबें पब्लिश होती हैं इस पूरे मॉडर्निस्ट लिटरेचर में, जो कि 1945 तक कवर करता है। क्योंकि 1945 में जापान पर गिराए गए हिरोशिमा और नागासाकी, उसके दो शहरों पर जो परमाणु बम गिराए गए, उसके बाद से फिर यहां पर पोस्ट मॉडर्न एज स्टार्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम बात करें आपसे कि हम मॉडर्न एज में हैं, तो इसका मतलब है कि हम एक पिछड़ेपन की जो है कहानी को बता रहे हैं। यानी कि जो टाइम है ये पोस्ट मॉडर्न एज चल रहा है, और पोस्ट मॉडर्न एज के कुछ अलग फीचर्स हैं, कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसा कि हमने आपसे बात की कि मॉडर्न एज की एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिलेमा, और जो इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था वो ये था कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सोनैलिटी का ये दौर था। फ्रेगमेंटेशन ऑफ पर्सोनैलिटी। और टीएस एलियट की पोयम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफॉक से स्टार्ट होकर के, यानी कि आप उसकी शुरुआती लाइंस को देखते हैं तो वहां पर लिख करके आता है, लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथरिस अपॉन अ टेबल। यानी कि लेट अस गो देन यू एंड आई, तो वहां पर यू एंड आई कोई दो इंसान नहीं है, बल्कि प्रूफॉक की फ्रेगमेंटेड पर्सनालिटीज हैं वो यू एंड आई। यानी मॉडर्न मैन जो है वो अब दो तरीके से चीजों को सोचता है। हेमलेट की अगर आप सिचुएशन को देखें तो बार बार टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। यानी वो बार बार कह रहा है कि ये काम किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। यानी वो जिस डिलेमा में सफर कर रहा है, वो जो उसके साथ घटित हो रहा है, वही सारी सिचुएशन मॉडर्न एज के लिटरेचर पर भी थी। प्रूफॉक जा रहा है अपनी बिलवेड को प्रपोज करने के लिए, और बार बार उसके माइंड में ये चीजें आ रही हैं कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एक जैसे इंसान होता है वो बहुत सारे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से जो है ग्रसित होता है, वही हालत है प्रूफॉक की। बार बार उसे ये याद आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जो बिलवेड है, ठीक है, या वो जिसे बिलवेड मानता है, वो उसे ये कह करके मना कर दे कि प्रूफॉक मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। फिर वो अपने आप को बातें करता है कि मेरे तो बार्ड स्पॉट बालों में हो गया है, मैं अब चौड़ी मोहरी वाले पैंट पहनने लगा हूं, और मैं अपने बालों को जो है पीछे जो है अब कॉम करूंगा, ताकि क्या हो जाए, मेरा बर्ड स्पॉट जो है वो दिखाई लोगों को ना पड़े। फिर वो अपने आप को बातें करता है कहीं ऐसा ना हो कि वो मछलियों की तरीके से हो जाए जो खतरे को भांप करके तुरंत भागती हैं। वो अपने आप को बार बार एम्फसाइज करा कि नहीं वो जाएगा, नहीं वो जाएगा। नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नॉर आई वाज मेंट टू बी, आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन दैट विल डू। यानी कि मैं प्रिंस हेमलेट नहीं हूं, मैं एक अटेंडेंट लॉर्ड हूं, यानी कि मैं पुलोनियस हूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो करके दिखाएगा। लेकिन असल में उसकी हालत हेमलेट वाली ही है। वो अपने आप को बार बार जिस चीज से मना कर रहा है, ह्यूमन साइकोलॉजी भी वही कहती है कि आप असल में उन्हीं चीजों के बारे में बातें करते हैं जो आप नहीं होते हैं। यानी आप हमेशा एक उल्टा एक्सप्रेशन ही देते हैं। प्रूफॉक फाइनली लौट आता है। ये एक मॉडर्न एज की स्टार्टिंग की बातें हैं। 1914 में के आसपास जब टीएस एलियट का प्रूफॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस पब्लिश होता है, तब की ये बातें हैं। लेकिन जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है इस एज का वो आता है द वेस्टलैंड, जो कि टीएस एलियट का ही एक वर्क है, और जेम्स जॉयस का यूलिसिस नॉवेल द वेस्टलैंड, जो कि दिखाती है कि किस तरीके से अब ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है इस संसार में। जो अप्रैल महीना जॉफ्री चौसर जैसे राइटर्स के लिए एक सूदिंग एलिमेंट हुआ करता था, सूदिंग एक्सपीरियंसेस को देता था, जो कि क्या होता था कि अंकुर स्प्राउट्स निकलते थे, हर तरफ स्प्रिंग का माहौल रहता था। वही अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, यानी कि ये जो महीना है, ये जो मंथ है, वो अब क्रूलेस्ट मंथ हो गया है मॉडर्न एज के लोगों के लिए। और ब्रीडिंग लिलाक्स आउट ऑफ द डेडलैंड, क्योंकि वो लिलाक्स जैसे फ्लावर्स को डेडलैंड से बाहर ले आ रहा है, और इंसान इस जो है फर्टिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। कहीं भी नहीं है ईश्वर का अस्तित्व, ठीक है। ठूंठ जैसे पेड़ हैं,
कहीं पर कुछ भी नहीं है, हर जगह झिंगुर की आवाज आ रही है और इस तरीके का माहौल है, ईश्वर का नाम नहीं है। बहुत सारे फेमस इंसिडेंट से डेपिक्टेड द वेस्टलैंड कहानी बयां करती है हर समय के वेस्टलैंड्स को, यानी उसका जो प्रोटैगनिस्ट है टायरेसियस, ही वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन ऑल द वेस्टलैंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। He has been in the time of, Thebes. He has been in the time of Greek king. What is the name of the king? Laius. And his son. What is the name of his son? Oedipus. And how he killed his own father. I have told you the story in Oedipus complex. That when he established the relationship with his own mother, then there came a situation of wasteland in a Greek country. And after it, the wasteland of Fisher King. And after it, the wasteland of, a famous incident happened in the, world. And it was the killing of Jesus Christ. And finally, we have another wasteland. When human beings are, thirsty of the blood of another human beings. तो ये जो दौर है इन सब के बीच का, टायरेसियस यहां पर एक ब्रिज की तरीके से काम कर रहा है इस मॉडर्न एज को डिपिक्ट करती हुई। आज की हम वीडियो में अपने बात करेंगे कुछ फेमस पोएट्स उस टाइम के, जिसमें से जो सबसे पहला नाम है वो है W.B. ईट्स का। जी हां, वही W.B. ईट्स जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया और उसके बाद ले जाकर के नोबेल सोसाइटी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उनके इसी जो है कार्य की जो है परिणाम ये था कि 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी गीतांजलि के लिए बेसिकली नोबेल प्राइज मिलता है और खुद W.B. ईट्स को नोबेल प्राइज मिलता है 1923 में। बेसिकली W.B. ईट्स को जो नोबेल प्राइज मिला वो उनके ड्रामेटिक कंट्रीब्यूशंस की वजह से मिला। जी हां, ये जो ड्रामेटिक कंट्रीब्यूशन है उनका, जिसके बारे में हम कभी बात ही नहीं करते हैं, वो अक्सर हम उसको इग्नोर किया करते हैं, लेकिन पहले उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो ड्रामा को लेकर के ही ज्यादा था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, एस्टेब्लिश एबी थिएटर को। ये वो थिएटर था जो आयरिश कल्चर को प्रमोट कर रहा था, वही आयरिश कल्चर जिसकी वैल्यू खत्म सी हो गई थी इंग्लैंड में रह करके, वही आयरलैंड जहां पर क्या किया जाता है कि इनके आयरिश लोगों के ऊपर जोक्स बनाए जाते हैं। इस कल्चर को हमेशा से एक दोयम दर्जे की कल्चर समझा जाता है इंग्लैंड वालों के लिए। तो आयरलैंड से बहुत सारे राइटर्स ऐसे आए, और जिसमें पहला नाम अगर हम बात करें तो W.B. ईट्स और लेडी ग्रेगरी जैसे राइटर्स का था, जिन्होंने ये समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारी कोई कल्चर नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल से भी अनसिविलाइज्ड हैं। वो बात करते हैं कि नहीं, हमारे पास भी कल्चर है, हमारी भी एक सिविलाइजेशन है, और उसी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से उन्होंने क्या किया, इस एबी थिएटर के माध्यम से लोगों के सामने लेकर के आना शुरू करते हैं और प्रमोट करते हैं अपनी कल्चर को। बहुत सारे प्लेराइट्स आगे चल करके J.M. सिंज, जॉन मिलिंगटन सिंज भी इस मूवमेंट से जुड़ते हैं और फेमस फेमस प्लेस को लिखते हैं, जिसमें एक बहुत फेमस प्ले है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। W.B. ईट्स की पोयम, क्योंकि वो एक सिंबलिस्ट मूवमेंट से, जूल्स लाफॉर्ज जैसे जो ऑथर्स थे उनसे वो इंस्पायर्ड थे, इसलिए आपको बहुत सारे सिंबल्स भी मिलेंगे। कभी कभी तो W.B. ईट्स को एज ए सिंबलिस्ट पोएट के नाम से हम जानते ही हैं, चाहे वो जायर की बातें हो, चाहे वो फाल्कनर की बातें हो, या किस तरीके से लीडा और स्वान के रिलेशनशिप से क्या होता है कि हेलेन का जन्म होता है, उसके बारे में बातें हो। तो बहुत सारे सिंबल्स को W.B. ईट्स ने अपनी पोयम में रिप्रेजेंट किया है, और ये जाने जाते हैं और भी ज्यादा फेमस होते हैं अपनी पोयम्स, जैसे बाइजेंटियम या सेलिंग टू बाइजेंटियम, प्रेयर फॉर माई डॉटर अमंग स्कूल चिल्ड्रेन, द सेकंड कमिंग, गीता से इंस्पायर्ड, हर जगह से ग्रीक कॉन्सेप्ट से इंस्पायर्ड, इस तरीके से W.B. ईट्स ने अपनी पोयम्स को लिखा हुआ है।
और एक बहुत फेमस नाम है जो कि डब्ल्यू बीट्स की पोइट्री में हमेशा रन करता है, और वो है मॉड गॉन का। मॉड गॉन, इनकी वो बिलबेड जिन्होंने इनकी प्यार की बातों को नहीं माना, ठीक है, जो इनसे बहुत प्रयास किया डब्ल्यू बीट्स ने उनको मनाने का, लेकिन वो नाम इनको जो है क्या होता है कि इनकी लाइफ में इनका हमसफर नहीं बन पाता है। और इसके प्रति जो है जो नफरत या आप कह सकते हैं जो गुस्सा था डब्ल्यू बी ईट्स के माइंड में, वो हर जगह उनकी हर पोयम्स में दिख ही जाता है। वो बातें करते हैं डब्ल्यू बी ईट्स की, जो ये हैं मॉड गॉन, इनकी हालत वैसी ही है जैसे कि हेलन की थी, वही हेलन जो कि ट्रॉय के जलने का कारण बन गई। बहुत फेमस लाइन है, इट इज सर्टेन दैट फाइन वुमन ईट अ क्रेजी सैलड विद देयर मीट व्हाइल द हॉर्न ऑफ प्लेंटी इज अनडन। कि जो महिलाएं चीट करती हैं, धोखा देती हैं, वो कोई क्या करती हैं, वो कोई क्रेजी सैलड खाते हैं अपने मीट के साथ में, और हॉर्न ऑफ प्लेंटी जहां पर अनडन है। तो इस तरीके से डब्ल्यू बी ईट्स ने मॉड गॉन को अपनी पोयम्स में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं डब्ल्यू बी ईट्स की पोयम्स को लेकर के या उनकी लाइफ की जो बातें हैं। आइए, डब्ल्यू बी ईट्स 1865 में इनका जन्म हुआ था और 1939 में इनकी डेथ हुई थी। 1939 में। It was one of the few authors whose greatest works were written after the award of Nobel Prize 1923। यानी इट्स उन लोगों में से हैं जिनके ज्यादातर क्या हुए, जो बेस्ट वर्क्स आए वो नोबेल प्राइज पुरस्कार पाने के बाद में आते हैं। यानी कब? 1923 के बाद। He received the prize chiefly for his dramatic contributions। किसके लिए? अपने ड्रामेटिक कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। और मैंने आपको बताया भी है किस लिए, कि उन्होंने लेडी ग्रेगरी के साथ मिलकर के क्या किया, एबी थिएटर जैसे चीजों को एस्टैब्लिश किया। बट टुडे हिज सिग्निफिकेंस रेस्ट्स ऑन हिज लिरिकल अचीवमेंट। लिरिक अचीवमेंट, और ये किसकी बात है? ये बात है इनकी पोयम्स को लेकर के। He with Lady Gregory founded the Irish theater that came to be known as the AB Theater, जिसे क्या नाम से जाना जाता है आगे चल करके? AB Theater के नाम से। इन लेटर ईयर्स में his plays usually क्या होता है, treat Irish legends। प्रायः इनके जो प्लेज हैं वो आयरिश लेजेंड्स को लेकर के चलते हैं। They also reflect his fascination with mysticism and spiritualism। क्या होता है कि वो मिस्टिसिज्म और स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के भी चलते हैं। The many plays of Yeats which had an ephemeral interest because of their novelty have already vanished from the stage, but a few them, notably The Land of Heart's Desire, famous play उनका Land of Heart's Desire, and The Shadowy Wakers, क्या नाम है? Shadowy Wakers, still charm drama study groups by their poetic scenes। He served as the chief playwright until the moment। क्या करते हैं कि इस मूवमेंट में एक चीफ प्लेराइट की भूमिका में रहते हैं until the moment joined by J.M. Synge यानी जॉन मिलिंगटन सिंज। Yeats was very poor in spelling। ये बहुत फेमस बात है ईट्स के बारे में, या आप इंटरेस्टिंग बात भी कह सकते हैं कि ईट्स की स्पेलिंग बहुत पुअर थी। ईट्स की स्पेलिंग जो थी, स्पेलिंग स्टडी वो बहुत ज्यादा पुअर थी। हिज पोइट्री स्पेशली द वॉल्यूम्स, कौन कौन से? द वाइल्ड सॉन्ग्स एट कूल 1919, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर 1921, द टावर 1928, द वाइंडिंग स्टेयर एंड अदर पोएम्स 1933, and last poems and plays 1940 made him one of the outstanding and most influential 20th century poets writing in English। His recurrent themes are the contrast of art and life, masks,
cyclical theories of life, the symbol of the winding stairs and the ideal of beauty. Symbol of the winding stairs क्या है? ये वही है, जायर की बातें करना इस तरीके का, of beauty and ceremony contrasting with hubbub of modern life, right? अब बात करते हैं इनके पोएटिक वर्क्स को लेकर के। सबसे पहला नाम है द सेकंड कमिंग को लेकर के। क्या नाम है? सेकंड कमिंग। सेकंड कमिंग जो पोयम है उसकी अगर बात करें, द सेकंड कमिंग, तो ये बात करती है अराइवल ऑफ मसाया, या आप कह सकते हैं रीइनकार्नेशन, रीइनकार्नेशन ऑफ मसाया, MESSIAH। W.E. ईट्स वहां से ऑक्सफोर्ड लाइब्रेरी से क्या करते हैं, भगवत गीता को इशू कराते हैं, और भगवत गीता में वो पढ़ते हैं कि क्या हो रहा है वहां, कल की अवतार को लेकर के बातें हो रही हैं। कल की अवतार, जी हां, वही कल की अवतार जो हिंदू माइथोलॉजी में बात करता है कि जब सब क्या हो जाएगा, सब कुछ प्रलय पे, यानी कि यहां पर पूरी तरीके से पाप हो जाएगा, हर जगह पाप ही पाप फैल जाएगा, तो प्रलय आएगी, और प्रलय में क्या होगा कि भगवान विष्णु का जो अवेटेड अवतार है कल की अवतार वो आएगा, और उसमें वो क्या करेंगे, जो बुरे लोग हैं, जो सिनर्स हैं, जो पापी हैं, उनको दंडित करेंगे। अब यहां पर W.B. ईट्स ने इस पोयम को लिखा है, शुरुआत में ये पोयम है टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइडनिंग जायर, इस तरीके से बात की है उन्होंने। जी हां, ये जायर की बात करते हैं, जायर ये है, ये पोयम क्योंकि GIC-LT में प्रिस्क्राइब्ड हुई इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जायर का कॉन्सेप्ट इसलिए दिया हुआ है कि यहां पे बातें करते हैं कि एक टाइम था जब सिविलाइजेशन, सभ्यता यहां से चलती है, ठीक है, इंसान, ह्यूमन बीइंग्स धीरे धीरे करके वो पीक पर आते हैं। यहां पर मान लेंगे हम कि वो पीक पर है अपने, यानी वो सभ्यता अपने चरम पर पहुंच गई, पीक पर, फिर से लेकिन क्या हुई, वो डिक्लाइन होने लगी, उसका पतन होने लगा। यहां तक तो पीक पर आती है लेकिन फिर से यहां पे उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। तो जब चीजें यहां पर पहुंच जाएंगी तो वहां पे जन्म होगा किसका, मसाया अवतार लेंगे, यानी क्राइस्ट की जगह पर अब एंटी क्राइस्ट का अवतार होगा। किसका अवतार होगा? एंटी क्राइस्ट का। टर्निंग एंड टर्निंग इनटू द वाइटनिंग जायर, ये जायर है, ये सिंबल है किसका, ये ह्यूमैनिटी का सिंबल है, ह्यूमन बीइंग्स के जो है प्रोग्रेस का सिंबल है ये। उसके बाद बातें करते हैं फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर, फाल्कन कैन नॉट हियर द फाल्कनर। यहां पे जो पहला फाल्कन है वो ह्यूमन बीइंग है और दूसरा फाल्कनर जो है वो है गॉड। बातें करते हैं कि ऐसा दौर आ गया है कि अब इंसान क्या कर रहा है, उसे ईश्वर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, ना तो वो उनसे डरता है, समझ रहे हैं, उसे उनका कोई भी भय नहीं है। और इस हालत को देख करके उनके मन में ये आता है कि जरूर कोई देयर इज सम रिवलेशन एट हैंड, ठीक है, कोई यहां पे रिवलेशन यानी अवतार होने वाला है, कोई चमत्कार होने वाला है। और वो रिवलेशन जो है वो किसका होता है, एंटी क्राइस्ट के बारे में बातें कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट जो कि कहां से, स्पिरिटस मुंडी एक वर्ड है, स्पिरिटस मुंडी, ठीक है। स्पिरिटस मुंडी क्या है, ये वो जगह है जहां पर ऑल द स्पिरिट्स इवॉल्व, ठीक है, जहां से सारी स्पिरिट्स क्या होती हैं, इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्पिरिटस मुंडी। ऐसा W.B. ईट्स का मानना है कि जो भी आत्माएं, जो ऐसी चीजें हैं, जो अवतार हैं, वो ऐसी जगह से ही निकलती हैं, स्पिरिटस मुंडी से। अब बताते हैं कि 20th सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप क्या हुआ, 20 सेंचुरी यानी 20 सदियों तक जीसस क्राइस्ट क्या रहे, सोते रहे, और बाद में उनको एक नाइटमेयर आता है, एक सपना आता है, और उस सपने पे ये देखते हैं कि इंसान आज किस तरीके का हो गया है, इंसान को ईश्वर ने बनाया, अब उसकी क्या हालत है, तो वो जग गए हैं, और जगने के बाद उनका जो रूप है वो एकदम से रौद्र है। यहां पर उन्होंने क्या होता है, कल्कि अवतार के साथ साथ में जो भारत में एक अवतार हुआ है हिंदू माइथोलॉजी में, किसका, किसके बारे में बातें हैं, वो अवतार है
नरसिम्हा अवतार, क्या नाम है? नरसिम्हा, नरसिम्हा, जी हाँ, ये वही अवतार है प्रहलाद वाला। तो नरसिम्हा में क्या था? हेड और बॉडी के बारे में बातें करें तो जो सिर है वो किसका है? गॉड का, वो है लायन का, लायन का। बॉडी जो है वो किसकी है? वो है ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, इंसान की है। लेकिन यहां पर क्या है? एंटी क्राइस्ट का जो अवतार है, मसाया का, वो कैसा है? इसका उल्टा है। यहां पर जो बॉडी है वो किसकी है? ह्यूमन बीइंग की है। सॉरी, बॉडी जो है वो किसकी है? वो लायन की है, वो शेर की है। और जो हेड है वो किसका है? वो ह्यूमन बीइंग का है। और इस, ठीक है, इंसान को देखने के बाद, इस क्रिएशन को देखने के बाद जो रेगिस्तान में, ठीक है, जो पक्षी हैं वो भी चीख रहे हैं और वो सर के ऊपर मंडरा रहे हैं कि ये आखिर हैं कौन। समझ में ही नहीं आ रहा है इस क्रिएशन को, ये ईश्वर की ये कौन सी क्रिएशन है। और ये जो पैर हैं वो बढ़ रहे हैं बेथलेहम की ओर जन्म लेने के लिए, ऐसा डब्ल्यू बीट्स ने। सेकंड कमिंग, सेकंड कमिंग मतलब क्या है? वही गॉड एक बार आए, क्राइस्ट, तो वो एक हम्बल थे, मीक थे, लेकिन अब एंटी क्राइस्ट का जन्म होगा, क्योंकि समाज जो है वो क्या हो गया? वो बुराइयों से भर चुका है। द बेस्ट लैक, यू नो, द बेस्ट लैक convictions, the best lack all convictions while the worst are full of passionate intensity। ऐसी चीजें के बारे में बातें की गई कि जो अच्छे इंसान हैं वो क्या हो रहे हैं? वो अब अपने वर्चूज खो रहे हैं। उसी जगह पर जो बुरे लोग हैं वो भरे पड़े हैं नफरत से या ऐसी चीजों से। तो सेकंड कमिंग ये पोयम है किसकी? डब्ल्यू.बी. येट्स की। अगली पोयम है बाइजेंटियम, लेकिन बाइजेंटियम से पहले है सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम जो है वो पुराना नाम है किसका? कॉन्स्टेंटिनोपल का, कॉन्स्टेंटिनोपल का, वही कुस्तुंतनिया, ठीक है, कॉन्स्टेंटिनोपल का। और इसका जो है यहां पे क्या होता है कि बाइजेंटियम जाना चाहते हैं डब्ल्यू.बी. येट्स, वो सेलिंग टू बाइजेंटियम। और ये जो पोयम है वो फुली इंस्पायर्ड है भगवत गीता से, भगवत गीता से। वो बातें करते हैं कि दिस लैंड इज नॉट गुड फॉर ओल्ड पर्संस, ओल्ड पीपल, यानी जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए जगह ठीक नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं? सेल करके जाना चाहते हैं कहां पर? बाइजेंटियम शहर में, कॉन्स्टेंटिनोपल जो कि लर्निंग का सेंटर रहा है। अब वहां पर जा रहे हो, बातें कर रहे हैं कि यहां पे जो सिचुएशन है कैसी है? द ओल्ड मैन ऑफ दिस कंट्री इज सिमिलर टू आई स्केयर क्रो। क्या है वो? कि बूढ़ा आदमी जो यहां का है वो एक बिजूका की तरीके से है, ठीक है। जैसे क्या होता है? अ टैटर्ड कोट अपॉन अ बंबू स्टिक, बात की जा रही है कि फटा हुआ कोट है जैसे बंबू स्टिक पे टंगा हुआ, उस तरीके की हालत यहां पर है। हम जैसे लोगों की यहाँ पे कोई भी कद्र अब नहीं है। इसलिए मैं जाना चाहता हूं सेलिंग टू बाइजेंटियम, बाइजेंटियम होली सिटी जो पवित्र शहर है वहां पर मैं जाना चाहता हूं। फुल इंस्पायर्ड है ये भगवत गीता से। और बार बार आप देखेंगे कि भगवत गीता के जो श्लोक है, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणी, ये सारे श्लोक का वहां पर अंग्रेजी में अच्छा खासा जिक्र है। आत्मा की इमोर्टलिटी के बारे में बात करते हैं। आत्मा जो है वो अमर है। नैनम छिंदन शस्त्राणि नैनम दहत पावकाः न चैनम क्लेदयन्ति ना शोषयति मारुताः, यानी वो आत्मा के बारे में बातें करते हैं कि ना तो इसे क्या होती है? अग्नि जला सकती है, ना तो हवा मार सकती है। नैनम क्या होता है कि आत्मा जो है वो बस एक शरीर से छोड़ करके, एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। वही बातें यहां पे इन सारे श्लोक्स का क्या होता है कि इस पोयम में अच्छा खासा जिक्र है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये पोयम भी GIC-LT में प्रेस्क्राइब्ड है। मैं पढ़ाऊंगा पूरा टेक्स्ट इन सब का, अभी बस ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है। द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री, ये डब्ल्यू बीट्स का एक सपना टाइप का है कि मैं यहां पर जाऊंगा और इस तरीके से चीजें करूंगा। बहुत फेमस लाइन है, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड, आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद द लो साउंड, इस तरीके की चीजें यहां पर हुई हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके की लाइन वहां पर है। द लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री,
प्रेयर फॉर माई डॉटर, प्रेयर फॉर माई डॉटर। इस पोयम में डब्ल्यू बीट्स ये देख रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, कि ये जो स्टॉर्म तूफान चल रहा है वार्स का, युद्धों का, उसमें मेरी बेटी जो है वो असहज महसूस ना करे, डर रही है वो, इसलिए वो प्रे कर रहे हैं अपनी बेटी के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी क्या हो जाओ, मॉड गॉन जैसी हो जाओ। ठीक है, वहां बातें करते हैं कि मेरी बेटी को सुंदरता तो हो, लेकिन सुंदरता कैसी हो, दैट नॉट मेक्स एन स्ट्रेंजर्स आईज डिस्ट्रॉट। सुंदरता वो ना हो जो क्या करे, अजनबी लोगों को, उनकी आंखों को में क्या करे, डिस्ट्रॉट करे। सुंदरता वो हो जो कैसी हो, प्यारी हो, जिसको लोग देख करके तारीफ करें, लेकिन ये नहीं कि तारीफ करने के बाद उसे घूरें। ऐसी चीजों के बारे में नहीं चीजें हैं, क्योंकि ईट्स के हिसाब से सुंदरता यही है जो क्या है, सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, कल्चर का प्रतीक हो। और वो सारी चीजें वो अपनी बेटी के लिए प्रे कर रहे हैं कि ऐसा हो मेरी बेटी के साथ में। एक और फेमस पोयम है इनकी इसी तरीके से, अमंग स्कूल चिल्ड्रेन। क्या नाम है, अमंग स्कूल चिल्ड्रेन। वहां पर डब्ल्यू बीट्स गए हैं उस जगह पर और देखते हैं कुछ बच्चों को, और बच्चों को देख करके उनको अपनी जो बिलवेड है मॉड गॉन, उनकी भी याद आ जाती है। हाँ, और वो फिर से उनको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अगली पोयम देखिए कौन सी है, लीडा एंड द स्वान। बहुत फेमस पोयम है ये, लीडा एंड द स्वान। और वहां पर बताते हैं कि लीडा नाम की एक क्या होती है, एक ब्यूटीफुल लेडी है लीडा, और वो एक क्या होती है, पॉन्ड में नहा रही होती है, एक पॉन्ड में नहा रही होती है, और ऊपर से ज्यूस जो वहां के देवता थे, गॉड, वो इन्फेचुएटेड हो जाते हैं इसकी ब्यूटी को लेकर के, ज्यूस। और वो क्या करते हैं, वो वहां से एक स्वान का रूप लेकर के, एक हंस का रूप लेकर के उस, ठीक है, पॉन्ड में आते हैं, और वो एक फिजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं लीडा के साथ में। और उससे क्या होता है, उससे एक, ठीक है, गर्ल का जन्म होता है, एक लड़की का, जिसका नाम क्या होता है यहां पर, हेलन। हेलन की उत्पत्ति इस तरीके से होती है। फिर आगे चल करके एल्यूजन्स हैं इस पोयम में, बर्निंग टावर्स के बारे में बातें की जा रही है। क्या होता है, बर्निंग टावर्स के बारे में बातें कर रहे हैं, जो कि किसका एल्यूजन है, एल्यूजन है ये ट्रॉय के जलने को लेकर के। क्या होता है, इसी हेलन की वजह से ट्रॉय पूरा क्या होता है, वो जल जाता है। ठीक है, आइए अब अगली पोयम है ईस्टर 1916। ईस्टर 1916। अब देखिए, रुडयार्ड किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग 1865 से 1936, हिज पेरेंट्स वर साहिब्स। अगले राइटर हैं कौन से, रुडयार्ड किपलिंग, जो कि फेमस थे। इंडिया में इनका जन्म होता है और कुछ समय के लिए इनको भेजा जाता है इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वापस से फिर से इंडिया लौटते हैं। एंड ही वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इंपीरियलिज्म। साम्राज्यवाद के घोर समर्थक थे रुडयार्ड किपलिंग। और होता क्या है कि ये जाने जाते हैं चिल्ड्रन लिटरेचर को लेकर के, बच्चों का जो साहित्य है उसको लेकर के इनकी फेम रेस्ट करती है। हिज पेरेंट्स वर साहिब्स, साहिब्स थे, द रूलिंग रेस, रूलिंग रेस वही, ठीक है, राज करने वाली, टू होम इंपीरियलिज्म वाज अ रिलीजन, ठीक है, जिनके लिए साम्राज्यवाद क्या था, एक धर्म था, नॉट टू बी क्वेश्चनड, जिस पर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, उनका जन्म मुंबई में हुआ था, एंड एजुकेटेड इन इंग्लैंड, ठीक है, और क्या हुए, एजुकेशन इनकी इंग्लैंड में होती है। द जंगल बुक, जंगल बुक वही मोगली की कहानी, जंगल बुक क्या होता है 1894 बिकेम अ चिल्ड्रंस क्लासिक, एक बच्चे की कहानी जिसका क्या होता है कि वो जंगल में है, ठीक है, जंगल में रहता है, उसको जो है उसके पिता को वहां पर शेर ने मार दिया है, और उसके बाद इस बच्चे को वहां पर जो भेड़ियों का एक ग्रुप है, समूह है, और उस भेड़ियों का जो समूह का जो लीडर है उसका नाम है अकेला। अकेला, उसकी पत्नी है रक्षा, वो उसे पालते हैं। और अकेला क्या होता है कि शेर खान अकेला को मार देता है, लेकिन फिर भी रक्षा जो होती है वो तैयार नहीं होती कि वो अपने बच्चे मोगली को उससे अपने से अलग करेगी। तो एक बहुत फेमस स्टोरी है, पिक्चर भी बनी हुई इस पे, द जंगल बुक, और बहुत फेमस मूवी इंडिया में ये बनी हुई थी, द जंगल बुक। और देखिए कौन सी है,
चिल्ड्रंस क्लासिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। किम, अगला इनका जो फेमस नॉवेल है दैट इज किम, और ये कहानी है किम्बाल ओहारा की। क्या नाम है? किम्बाल ओहारा एंड हिज एडवेंचर्स इन द हिमालयाज। और कहां पर? उसके जो एडवेंचर्स हैं हिमालयाज में। एक आयरिश सैनिक का बेटा है वो, एक आयरिश सैनिक का बेटा है, और जिसके माँ और पिता दोनों अब नहीं रहे इस दुनिया में, दोनों की डेथ हो गई है। बोथ फादर एंड मदर डाइड ऑफ पॉवर्टी। स्टार्ट्स बिगिंग इन लाहौर। क्या होता है? लाहौर में भीख मांगना शुरू कर देता है, लाहौर। एंड बिफ्रेंड्स तिब्बतन लामा, एक तिब्बतन लामा से दोस्ती होती है। एंड बिकम्स हिज चेला, और इस तरीके से उनका चेला बन जाता है। ठीक है। लामा फंड्स हिम टू स्टडी इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में वो सह पढ़ाई करता है। ही स्टडीज इन ला मर्टिनिया कॉलेज। कहां पर? ला मर्टिनी कॉलेज में उसकी पढ़ाई होती है। फेमस कॉलेज है लखनऊ में, ला मर्टिनिया, वहां पे वो पढ़ता है। ही इज ट्रेन्ड एज स्पाई, बाद में उसे एक बतौर जासूस की तरीके से ट्रेन किया जाता है। एंड सेंट टू हिमालयाज, कहां पर? हिमालय में भेज दिया जाता है। टू स्पाई ऑन रसियंस, यानी किसके ऊपर? रसियंस के ऊपर क्या करने के लिए? ठीक है, गुप्तचरी के लिए इसको वहां भेजा जाता है। और इनके जो इंस्ट्रक्टर हैं कौन है? इज हरिचंद्र मुखर्जी। हरिचंद्र मुखर्जी इनको ट्रेन करते हैं। हिज फेमस पोयम, हिज मतलब कौन यहाँ पे? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग की फेमस पोयम कौन सी है? इफ। ठीक है, इफ। एंड रिसीव्ड नोबेल प्राइज इन 1907। 1907 में इनको नोबेल प्राइज भी मिलता है। हिज फेमस वर्क्स आर कैप्टन्स करेजियस। इनके दूसरे जो फेमस वर्क्स हैं कौन कौन से हैं? कैप्टन्स करेजियस, द जंगल बुक, द सेवन सीज, मेनी इन्वेंशंस एटसेट्रा। इन एडिशन टू इट, इनके अलावा देखिए किपलिंग रॉट पोएम्स लाइक बैलड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। बैलड ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। और फेमस लाइन इसकी कौन सी है? ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड ट्वेन शैल नेवर मीट। ट्वेन शैल नेवर मीट। ईस्ट ईस्ट है, वेस्ट वेस्ट है, और दोनों कभी नहीं मिलेंगे। ये रुडयार्ड किपलिंग का मानना था। और ये सोच क्या है? एक इंपीरियलिस्टिक सोच है, साम्राज्यवादी विचारधारा को ये इंगित करती है कि किस तरीके से रुडयार्ड किपलिंग का ये मानना था। समझ रहे हैं? और बाद में जाकर के इसी चीज को लेकर के E.M. फॉस्टर जैसे ऑथर्स आते हैं जो ओनली कनेक्ट की बातें करते हैं, वो दिखाते हैं। हालांकि उनके भी नॉवेल्स में बातें यही हैं कि ईस्ट और वेस्ट दोनों एक नहीं होंगे। एक बहुत फेमस नॉवेल है अमिताभ घोष का द शैडो लाइन्स। और शैडो लाइन्स में हम देखते हैं कि किस तरीके से वहां पर बातें ये होती है कि कौन अपना है। फाइनली उसका जो प्रोटैगनिस्ट है अननेम्ड है, वो उसका नाम नहीं है, उसका अंकल है त्रिदिब जो उसको कहानियां बता रहा है। और वहां पर बहुत सारी कहानियां उसको बताता है किस तरीके से दंगे होते हैं ढाका में। और फाइनली क्या होता है? मे प्राइस नाम की एक महिला होती हैं जो उसको एक मदर फिगर आप कह सकते हैं, इस तरीके से वो साबित होती हैं उसके लिए। तो कौन दुश्मन कौन अपना? ठीक है। और सवाल सारे हालात का क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि हाँ चीजें कैसी हैं। अब देखिए ईस्ट एंड वेस्ट, गंगादीन, समझ रहे हैं? दूसरी पोएम कौन सी है? गंगादीन एंड फजी वजी, ये भी एक इनकी फेमस पोएम है। हिज पोएम्स हैविंग इंपीरियलिस्टिक टच आर, उनकी ऐसी पोएम्स जिसमें क्या है? इंपीरियलिस्टिक टच है, साम्राज्यवादी जो है, जो टच है वो कौन कौन सी हैं? रिसेशनल, रिसेशनल, ठीक है। और फॉर ऑल वी हैव वी आर, फॉर ऑल वी हैव ई आर एटसेट्रा, ये कैसी हैं? इंपीरियलिस्टिक नोट से भरी हुई हैं ये सारी पोएम्स। ठीक है। तो ये था रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बातें। अगले राइटर्स जो हैं वो हैं J.M. सिंज। J.M. सिंज यानी जॉन मिलिंगटन सिंज। 1871 में जन्म होता है और 1909 में इनकी डेथ होती है। देखते हैं J.M. सिंज इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आयरिश प्लेराइट्स। मैंने आपसे बात की कि किस तरीके से AB थिएटर में जो अगला नाम जुड़ता है,
एबी थिएटर में जो अगला फेमस नाम जुड़ता है वो किसका होता है? जेएम सिंज साहब का, ठीक है। एंड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ आयरलैंड्स एबी थिएटर, और वो क्या होते हैं? वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इसके एबी थिएटर के होते हैं एडमंड जॉन मिलिंगटन। कौन है? एडमंड जॉन मिलिंगटन। जेएम सिंज वाज बोर्न अप्रैल 10। सिंज क्या हुए थे? इनका जन्म 1910 में हुआ था। और कब? 1871 में इन रूरल रैथफर्नहम। कौन सी जगह है? रैथफर्नहम, ठीक है, आउटसाइड डबलिन, डबलिन के बाहर। डबलिन जो आयरलैंड की राजधानी है। ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ 5 चिल्ड्रन। 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। एंड नेवर न्यू हिज फादर जॉन हैच, ठीक है, और अपने पिता को इन्होंने कभी भी नहीं जाना, अपने फादर को कभी नहीं जाना। और रीजन क्या है? अ बैरिस्टर, जो कि एक वकील तो थे, हु डाइड ऑफ स्मॉल पॉक्स, ठीक है, किससे इनकी डेथ हो जाती है? स्मॉल पॉक्स से। व्हेन सिंज वाज अ ईयर ओल्ड, जब 1 साल के थे तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। ओल्ड, ठीक है। हैचेस डेथ लेफ्ट मदर कैथलीन टू रेज द फैमिली, ठीक है। क्या होता है? पिता की मौत के बाद आगे चल करके फैमिली को पालन पोषण करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो उनकी मां कैथलीन के ऊपर आ जाता है। विच शी डिड फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ हर ओन स्ट्रिक्ट एंड इंसुलर आयरिश प्रोटेस्टेंट अपब्रिंगिंग, ठीक है, यानी कि जो आयरिश प्रोटेस्टेंट है उस तरीके से इन्होंने अपने बच्चों को पालना शुरू किया। इन 1902, 1902 में क्या होता है? सिंज ज्वाइंड WB ईट्स। सिंज किसको ज्वाइन कर लेते हैं? WB ईट्स को। एंड लेडी ग्रेगरी को इन फॉर्मिंग द आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी इन डबलिन। कहां पर? आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी इन डबलिन। इन 1904, इन 1904 इट वाज रीनेम्ड द एबी थिएटर। क्या होता है इसका नाम? एबी थिएटर पड़ता है। द एबी प्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ सिंज प्लेस। एबीपी क्या होता है? एबी जो थिएटर होता है उसमें सारे सिंज के प्लेज पब्लिश होते हैं या उनका परफॉर्मेंस होता है। जैसे इन द शैडो ऑफ द ग्लेन 1903, इन द शैडो ऑफ द ग्लेन जो कि 1903 में आया। राइडर्स टू द सी, बहुत फेमस प्ले है ये, और इसका जिक्र वेस्टलैंड में भी है। इसका जो इल्यूजन है वो वेस्टलैंड में भी होता है, ठीक है। और कौन सा है? द वेल ऑफ द सेंट्स 1905, द वेल ऑफ द सेंट्स 1905 एंड प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो कि सबसे ज्यादा फेमस प्ले है 1907 में, जो करके आया हुआ था। और इसने अपने ऑडियंस को ही शॉक्ड करके रख दिया, चौंका दिया एकदम से ऑडियंस को। कारण क्या था? कि यहां पर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया, क्रिस्टी महोन को, जो कि क्या कर रहा है? क्रिस्टी महोन वहां पर अपने फादर का मर्डर करके आया हुआ है। और जब ये बात वहां के लोग सुनते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं उसकी वीरता को लेकर के, कि तुमने तो बहुत बड़ा काम किया कि अपने पिता को ही तुम मार करके चले आए हो। और वहां पर जो लड़की है हीरोइन पेजिन, वो एकदम फिदा हो जाती हैं, क्योंकि ये पर अपने फादर पैट्रिसाइड कमिट करके आए हुए हैं। ये समझ रहे हैं? अब इस बात को लेकर के ये वहां पे रहते हैं, इनको रहने की जगह दी जाती है, लेकिन फाइनली बाद में ये पता चलता है कि ये एक झूठ बात है। उसके पिता पर इन्होंने हमला तो किया था, लेकिन वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। अब इस बात को लेकर के वो जो लड़की होती है वो इनसे नफरत करना शुरू कर देती है, और बाद में अपने फादर का मर्डर करके सच में उसको मार करके वहां के हीरो बन जाते हैं। लेकिन वो अब उस लड़की को छोड़ देते हैं कि नहीं, तुमने हमको छोड़ा, अब ये ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी, और वहां से वो चले जाते हैं, ठीक है। और वो जो लड़की है हीरोइन, वो कहती है सी हैज लॉस्ट द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये एक फेमस प्ले था जहां पर यहां पे सिंज का पर्पस ये था कि दिखाना कि किस तरीके से आयरिश कल्चर है और वहां के लोग जो हैं वो किस तरीके से हैं, ठीक है। नन ऑफ हिज प्लेज रिसीव्ड पार्टिकुलरली गुड रिव्यूज, ठीक है, बहुत अच्छा रिव्यू नहीं रहा। एंड द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड वाज largely reviled, समझ रहे हैं, sparking riots and arrests during its 1 week run, यानी 1 हफ्ते चला, उसमें दंगे, अरेस्ट, सब कुछ होना शुरू हो गया। Singe plays with their colorful profane imagery and their violent subject matter offended the sensibilities of
प्रोटेस्टेंट इलीट, यानी यहां पर जो प्रोटेस्टेंट इलीट थे, उच्च वर्ग, उनकी संवेदनाएं, उनकी भावनाएं इससे आहत हुई। एंड कैथोलिक नेशनलिस्ट, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बनने लगती है पद्मावत जैसी पिक्चरें, तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे सेंटिमेंट्स लोगों के क्या हो जाते हैं, वो जो है आहत हो जाते हैं। वही हाल यहां पर भी था। तो इस तरीके से, ठीक है, लोगों को लगा। अगले जो राइटर है उनका नाम है जोसेफ कोनराड, ठीक है, जोसेफ कोनराड। और 1857 यानी जब स्वाधीनता संग्राम शुरू होता है भारत में 1857 में, तो उस ईयर में इनका जन्म होता है, ठीक है, जोसेफ कोनराड का। एडमायरर्स ऑफ थियोडोर जोसेफ कोनराड, ठीक है, कोज़िनस्की, समझ रहे हैं ये नाम, who adopted the simpler name on becoming a British citizen, यानी कि जब वो ब्रिटिश सिटीजन बने तो उन्होंने एक सिंपल नाम इसमें से निकाला, और वो क्या था, जोसेफ कोनराड की जगह पे जोसेफ कोनराड यहां पे रखा। आर ऑफ द काइंड कॉल्ड फ्यू बट सेलेक्ट, ठीक है, मेनी ऑफ whom regard him as the most artistic of modern novelists, यानी आधुनिक जो उपन्यासकार हैं उसमें से, ठीक है, सबसे क्या होता है कि मोस्ट आर्टिस्टिक माना जाता है किसको, जोसेफ कोनराड को। ही वॉज, देखिए, बॉर्न टू पॉलिश पेरेंट्स इन यूक्रेन, यूक्रेन जो कि किसका, यूएसएसआर का हिस्सा था, ठीक है, रूस का मान के चलिए उसका हिस्सा था यूक्रेन, लेकिन अभी अलग, अभी तो इस समय लड़ाई भी हो रही है, रूस और यूक्रेन की, दोनों दुश्मनी बने हुए हैं एक दूसरे के। तो वहां पर पोलिस यानी पोलैंड, ठीक है, पेरेंट्स थे इनके, उनके वहां पर जन्म हुआ था यूक्रेन में। वेयर हिज फादर वाज इम्प्रिजन्ड, जहां पर इनकी जो है फादर को क्या किया गया था, जेल में रखा गया था। एंड हिज मदर बैनिस्ड, जहां पर इनकी मां को बैनिश कर दिया गया बाय द जार्स, रसिया में जो जार्स आई थी वही जार्स ऑफिशियल्स, उन्होंने क्या किया, इनको मां को इनकी बैनिश कर दिया। एज एन ऑर्फन, एक अनाथ की तरीके से, ही वाज एजुकेटेड बाय फ्रेंच ट्यूटर्स, ठीक है, किसने, फ्रेंच ट्यूटर्स ने इनको पढ़ाया। फ्रॉम हुज गैलिक वैनिटी, ठीक है, केम आइडिया दैट, एज ही सेड, फ्रेंच इज द ओनली मॉडर्न लैंग्वेज फॉर लिटरेचर, क्योंकि फ्रेंच ट्यूटर ने पढ़ाया इसलिए इन्होंने कहा क्या, कि फ्रेंच अकेली ऐसी भाषा है जो कि आधुनिक साहित्य के लिए फिट बैठती है, ठीक है। ही ज्वाइंड मरीन सर्विस, नेवी में जाते हैं ये, इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी कहानियां इनकी क्या होती हैं, जैसे एक फेमस कहानी द लैगून है, द लैगून, ठीक है, वो आप देखेंगे कि वहां पे वो पूरी की समुद्र में कहानी है, समुद्र के किनारे, मलेशिया में शायद ये कहानी जो है सेट है इसकी। और देखिए, मरीन सर्विस एंड वन द हाई रेटिंग ऑफ मास्टर मरीनर इन द ब्रिटिश मर्चेंट, ठीक है, ब्रिटिश मर्चेंट मरीन, और वहां पे मास्टर ट्रेनर के रूप में भर के आते हैं। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ही नेवर मेट वन ऑफ हिज कंट्रीमैन, अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने क्या किया, अपने देश के लोगों से कभी नहीं मिले। और उनकी जो हालत थी वो एसटी कॉलरिज के राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर जो पोयम है, उनके जो एंशिएंट मरीनर हैं उनकी जैसी हालत थी, जहां पे क्या है उनकी हालत, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन, अकेला अकेला एकदम अकेला, अलोन ऑन अ वाइड वाइड सी, यही हालत थी इनकी, कि यहां पर ये एक मरीनर थे और हर जगह हर देशों में टहलते रहे, लेकिन अपने देश के लोगों से कभी मुलाकात इन्होंने नहीं किया। हिज फेमस नॉवेल्स आर लॉर्ड जिम, जो कि लिखा गया कब, 1900 में, 1900 में, द सीक्रेट एजेंट जो कि कब आया, 1907 में, एंड द नॉवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस, फेमस नॉवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस आता है, ठीक है। His best characters are found in Under Western Eyes, ठीक है, कहां पर उनके बेस्ट कैरेक्टर्स हैं, Under Western Eyes में, a novel dealing with life in the Ukraine under the Tsar's domination, किसके, जार के डोमिनेशन में, यानी कि जब वो उनका प्रभुत्व है उसमें एस्टैब्लिश्ड ये नॉवेल आया था, ठीक है। अल्मेयर्स फॉली एंड एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड, ये दो नॉवेल हैं, एल्मायर्स फॉली और दूसरा कौन सा है, एन आउटकास्ट ऑफ द आइलैंड्स 1896 में, डील विद कैरेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रैंडेड इन सम फॉरगॉटन साउथ सी पोर्ट, ठीक है। टाइफून, टाइफून विच गिव्स इट्स टाइटल टू अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एक जो है शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन है, इज नोटेबल फॉर अ सुपर्ब
डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्टॉर्म एट सी। ठीक है, एक समुद्र के पास तूफान आया है, उसको लेकर के ये बातें करता है। विक्ट्री इज अ डिपार्चर फ्रॉम ऑथर्स अलीग रियलिज्म। ठीक है, क्या होता है, विक्ट्री जो कलेक्शन है वो क्या है, ऑथर का डिपार्चर है। कहां पर, इनके जो हम बात करते हैं रियलिज्म को लेकर के, उससे हट करके लिखी गई थी। इन दैट, जहां पर इट वर्जेस ऑन मेलोड्रामा, मेलोड्रामा को दिखाते हैं। एंड इज वन हैप्पी स्टोरी इज अ पॉइंट ऑफ ऑनर। कौन सा पॉइंट ऑफ ऑनर? वन ऑफ हिज रिमार्केबल शॉर्ट स्टोरी इज द लैगून। एक इनकी बहुत फेमस कहानी कौन सी है, लैगून, जो कि क्या है, दैट इज सेट इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, जहां पर कई सारे देश हैं, इंडोनेशिया है, ठीक है, और सिंगापुर, बहुत सारे कंट्रीज हैं वहां पर, उसमें से एक देश में सेट है कहानी इसकी। क्या, वन ऑफ हिज रिमार्केबल शॉर्ट स्टोरी इज द लैगून दैट इज सेट इन साउथ ईस्ट एशिया एंड हैज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनिज्म। किसकी, फेमिनिज्म को लेकर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहां पर। मैं बताऊंगा, कभी स्टोरी आपको सुनाऊंगा इसकी। आगे हैं अगले राइटर्स H.G. वेल्स, और फेमस है कैसे, साइंस फिक्शंस को लेकर के अपने। कौन से फिक्शंस याद होगा आपको, साइंस फिक्शंस। ठीक है, he discovered his passion for reading and writing when an accident at age 7 left him bedridden। यानी 7 साल के थे जब एक एक्सीडेंट इनके साथ हुआ और ये बेड पर, बिस्तर पर चले गए। ठीक है, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, काफी समय तक ये क्या रहे, ये वहां पर बिस्तर पर ही रहते हैं। हिज फादर, इनके पिता, अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ठीक है, जो कि क्या थे, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, ब्रॉट हिज सन बुक्स फ्रॉम द लोकल लाइब्रेरी। वो क्या करते थे, एक लोकल स्थानीय लाइब्रेरी से अपने बेटे के लिए किताबें लाया करते थे, जहां पर ही वर्कड एज अ पुपिल टीचर एट द नेशनल स्कूल एट वुकी। ठीक है, आगे चल करके, क्योंकि बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, माँ और पिता दोनों ही आप समझिए सर्वेंट ही थे H.G. वेल्स के, तो इन्होंने परिवार को संभालने के लिए नेशनल स्कूल एट वुकी में एक टीचर का भी काम किया H.G. वेल्स ने, इन सॉमरसेट। दैट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जो ज्यादा दिन तक तो नहीं चला, हाउएवर, हालांकि, एंड वेल्स वाज लेट गो। ठीक है, वेल्स क्या हुए, यहां से चले गए। H.G. वेल्स went on to write over 50 novels, लगभग 50 नॉवेल्स को इन्होंने लिखा हुआ है अपनी लाइफ में। Among his most famous are द टाइम मशीन, एक बहुत फेमस नॉवेल है द टाइम मशीन, और इनकी जो फेम है वो इसी पर ही रेस्ट करती ही है। 1895 में नॉवेल आया हुआ था द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियू। ठीक है, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियू, जो कि आया कब, 1896 में, 1896 में। द इनविजिबल मैन, ये फेमस कहानी थी। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, पहले चैप्टर्स में ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है, जो कि क्या करता है, उसने कुछ ऐसी दवाएं निगल ली है अपने एक्सपेरिमेंट में, उसका पूरा का पूरा बॉडी ही गायब हो गया है, और जब वो पूरे कपड़े पहनता है तब जाकर के उसकी बॉडी समझ में आती है, लेकिन जैसे वो पूरे कपड़े निकाल देता है वो एकदम से गायब हो जाता है। एक बहुत फेमस कहानी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो वो उसी को लेकर के है, इनविजिबल मैन को। द वार ऑफ द वर्ल्ड्स 1898, ठीक है, 1898 में जो की आती है। ऑल दीज नॉवेल्स, कौन कौन से, द टाइम मशीन हो गया, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मॉरियू, और द इनविजिबल मैन, और द वार ऑफ द वर्ल्ड्स। ठीक है, ऑल दीज नॉवेल्स हैव बीन अडॉप्टेड इन सिनेमेटोग्राफी टू, यानी कि इन नॉवेल्स पर मूवीज भी बनाई गई हैं। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप इनकी नॉवेल्स के जरिए, इनकी मूवीज के जरिए आप इनके नॉवेल्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो मॉडर्न एज से ही जुड़ी हुई, जहां पर हमने W.B. येट्स, रुडयार्ड किपलिंग, H.G. वेल्स, J.M. सिंज जैसे ऑथर्स को लेकर के हमने बातें की हैं। ठीक है, अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा और भी डिफरेंट ऑथर्स जो इस एज में आते हैं, और पर्टिकुलरली फिर हम बातें करेंगे 1914 के बाद जो लिटरेचर आता है। T.S. एलियट के ऊपर हमने एक अलग से क्लास जो है वीडियो बनाना है हमें। ठीक है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे T.S. एलियट को, क्योंकि T.S. एलियट प्रिस्क्राइब्ड है बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे जो है एग्जाम्स में, तो T.S. एलियट को हम अलग से डील करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। ये कैसी लगी आपने लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।